गर्मी की एक शाम रोज की तरह गांव के 3 लोग बैठे हैं राम की चाय की दुकान पर। पटरे पे बैठा एक विक्की नाम का आदमी हंसते हुए बोला। और राहुल भैया, आज कुछ ज्यादा ही सोच में लग रहे हो। कुछ बातें ऐसी भी होती है भाई, जो सिर्फ चाय पीने से हल नहीं होती। हाँ, मगर चाय उन बातों को सुन सकती है। बगल में बैठा आदमी राहुल को हैरानी से देखता रह गया। राहुल की ऐसी रहस्यमय बातें विक्की को हमेशा चकित कर देती थी। अरे राहुल भाई, ये आप रोज रोज ऐसे बोलते हो। क्या आप रात को रोज रोज कोई सपना देख के आते हो क्या? नहीं, मैं सपनों में जाके बातें सुनता हूँ, फिर सपनों से लौट के सारी बातों को चाय में मिला के पी जाता हूँ। इसी तरह बातों की महफिल सज रही थी। तभी एक धीमी आहट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। गांव की तरफ से एक बूढ़ा आदमी आते हुए दिखा। चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों का अनुभव है। चाल में धीमापन था और उसकी नजर एक जगह अस्थिर थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई रहस्यमय कहानी खुद चल के आ रही हो। अरे रामलाल जी, आइए आइए, बहुत दिन बाद दर्शन हुआ है आपसे। रामलाल जी आ गए हैं। मतलब जरूर कोई ना कोई कहानी जरूर निकलेगी। अरे बच्चों, आज मैं खुद ही चाय जैसी कहानी लेके आया हूँ, एकदम तड़कती भड़कती। आप हमेशा अपनी कहानियों में आधा सच और आधा रहस्य सुनाते हो। आज भी ऐसी ही कोई बात है क्या? रामलाल ही पास के एक टेबल पर बैठे और अपना थैला बाहर रखा और आंखें बंद की और बोले। नहीं राहुल, आज जो बताने आया हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो मेरा बीता हुआ कल है और शायद मेरा अधूरा वर्तमान भी। पूरा का पूरा माहौल शांत हो गया। चाय की बाफ में एक और धारा खुल रही थी, एक कहानी की जो वक्त के पार से आई थी। रामलाल जी की आंखों में एक चमक आ गई जो सिर्फ एक लेखक की आंखों में होती है, जब वो अपनी असली कहानी सुनाने जा रहा हो, जो उसने लिखी ही नहीं है बल्कि वो इस कहानी का पात्र बन के जिया हो। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं राजपुर के गांव में एक शिक्षक था। तब मेरी जिंदगी में एक नाम था, रेखा। रेखा? कौन थी वो आपकी? रामलाल जी गहरी सांस लेते हुए बोले। बस यही कहानी है एक मुलाकात की जो कभी पूरी ना हो सकी, एक चाय की जो कभी पी नहीं गई, और एक वादा जो शमशान के किनारे आज भी मेरे से जवाब मांगता है। चाय की दुकान एक मंदिर के जैसी शांत हो गई। हवा अब गर्म नहीं, रहस्यमय लगने लगी थी। गैस की आंच कम हो चुकी थी, पर माहौल में एक किस्से की आंच जल चुकी थी। आंखें कहीं खो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब इस कहानी में डूब गए हो। तो बात उन दिनों की है जब मैं सोनभद्र के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पे था। नया गांव, नई जगह, पर दिल में पुरानी यादें थी। मैंने सोचा था कि जिंदगी अब सिर्फ किताबों और बच्चों के बीच ही बीतेगी, लेकिन नियति ने मेरे बीते हुए कल से मुझे एक बार फिर से टकरा दिया। तो फिर बिछड़ गए आप लोग? हाँ, जैसे हर गांव में एक चुनाव आता है जिनसे न केवल नेताओं को बल्कि रिश्तों को भी पाट दिया जाता है। रेखा का परिवार किसी दूसरे विचारधारा के लोग थे और हमारे परिवार ने भी उसे स्वीकार करना बंद कर दिया। वो अचानक से दूसरे गांव चली गई, रामनगर। कोई अलविदा नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक सुबह को आया और देखा तो उसका बेंच खाली था। उस खाली बेंच पे मैंने पढ़ाई नहीं की बल्कि उसका इंतजार किया। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए, मानो जैसे कोई पुरानी धुंध छा गई हो। हवा अभी भी गर्म थी, लेकिन हवा की थपकियों ने लोगों में एक उदासी का माहौल ला दिया। फिर कभी बात नहीं हुई उनसे। करीब 20 साल बाद एक दिन डाक से एक खत आया। मेरा नाम बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, रामलाल ठाकुर। उन्होंने जेब से एक पूरा लिफाफा निकाला। उसकी लिखावट धुंधली हो गई थी, पन्ने फट गए थे, लेकिन एक कोने में अभी भी साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा था, सोनभद्र। वो पत्र रेखा का था। उसने लिखा था कि उसे हाल ही में मेरे बारे में जानकारी मिली कि मैं राजपुर में शिक्षक हूँ। उसने अपने जीवन की कुछ बातें साझा की, कैसे उसकी शादी एक शराबी से हुई थी, कैसे उसका पति उसे छोड़ गया और अब वो अकेली रहती है। पर उसने ये नहीं लिखा कि वो मुझसे क्या चाहती थी, सिर्फ ये कि कभी राजपुर आओ तो मेरे घर के पास से लौटना मत।
तो क्या आप गए वहां पे? बहुत दिनों तक हिम्मत नहीं हुई। हर रविवार मैं आता और सोचता इस बार जाऊंगा, लेकिन स्कूल के काम, पिताजी की तबीयत और शायद दिल के डर ने रोक दिया। एक हल्की हवा चली, मानो जैसे आसमान ने उस अतीत को सुन लिया हो। लेकिन फिर एक दिन हिम्मत बटोरी, सोचा बस बहुत हुआ, अब मैं देर नहीं कर सकता हूँ। मैं ट्रेन से निकला राजपुर की ओर। हाथ में वही पत्र था और दिल में एक 20 साल पुरानी धड़कन। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत, तालाब, नहर, सब मानो जैसे उसी बीते हुए समय के जैसे ही थे। ट्रेन से उतर के सीधे घर गए क्या? नहीं, स्टेशन पे उतर के पता चला कि राजपुर गांव में जाने के लिए शाम के बाद अब कोई साधन नहीं मिलता। दुकानदार ने बताया कि अब एक ही रास्ता है जो शमशान के पास से होकर जाता है। अब सबकी आंखें चौकन्नी हो गई। माहौल एकदम बदल गया था। चाय की वफा अब भय से कांपने लगी थी। शमशान का रास्ता रात में? हाँ, दुकानदार ने चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि रात को उस रास्ते से जाना ठीक नहीं। कई लोगों ने कहा है कि वहां से अजीब आवाजें आती है। कोई तुम्हें पुकारता है, तुम्हारे साथ चलता है, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक आवाज चाहिए थी, रेखा की। फिर जब कोई नहीं बोला तो मैं चल पड़ा पैदल। आपको डर नहीं लगा? डर लगा था, लेकिन उस डर से बड़ा मेरा पछतावा था। अगर मैं नहीं गया तो ये कहानी शायद कभी पूरी नहीं होगी। और जब कोई अधूरी कहानी जब किसी लेखक के पास रह जाती है तो वो उसे जिंदगी भर काटते रहती है। अब सबके चेहरे गंभीर थे। आंखें रामलाल जी की तरफ गड़ी हुई थी, जैसे वे कोई भूत नहीं, एक क्रूर आत्मा की कहानी सुना रहे हो। शमशान का वो रास्ता, वो अंधेरा और इतना सन्नाटे वाला माहौल में चलना बहुत। रामलाल जी की बातों में अब डर दिख रहा था। हवा अब अस्थिर थी, मानो जैसे पूरा वातावरण सुन रहा हो। राहुल, विक्की और राम तीनों बिना पल के झपकाए उन्हें देख रहे थे। जैसे ही मैं शमशान के पास पहुंचा, रात की छुपी और ज्यादा हो गई। पत्तियां हिल भी नहीं रही थी, पेड़ सांस नहीं ले रहे थे और जमीन में अजीब सी नमी थी, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। रास्ता संकरा था और दाई ओर टूटी हुई दीवारों के पास रखी थी। शमशान भूमि का सुख सच। वहां कोई दिखा? दिखा नहीं, लेकिन महसूस जरूर हुआ। मैं तेजी से चल रहा था, लेकिन मेरे कदम खुद धीमे पड़े जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। और फिर अचानक वो आवाज आई, रामलाल। कहां से आई आवाज? क्या वो रेखा थी? शक नहीं रहा। वही साड़ी, वही झुके हुए कंधे, वही लंबे खुले बाल। वो मुझे देख रही थी, आंखें एक टक मेरे तरफ, लेकिन चेहरे पे कोई भाव नहीं था, न मुस्कान, न आंसू, बस ठहराव। मैंने धीमे से कहा, रेखा, मैं आ गया। बहुत देर हो गई मुझे, लेकिन मैं आया तो सही। बहुत देर कर दी रामलाल, मैं अब यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, रात दर रात, वर्षों तक। आप डर गए थे क्या? डर से शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल वो किसी और ही भावना से भरा हुआ था, जैसे उस मुलाकात का सालों से इंतजार कर रहा हो। और जब मेरी नजर वापस से रेखा पे गई तो वो वहां नहीं थी। क्या वो हवा में गायब हो गई? नहीं, वो अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पे महसूस हो रही थी। चलो रामलाल, बहुत देर रुक गए तुम, अब देर हो रही है। रामलाल ने गहरी सांस ली, मानो जैसे किसी कठिन असमृद्धि में प्रवेश कर रहे हो। रामलाल, ये कोई दूसरी आवाज थी, जिंदा पहचान की, इंसानी। और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो उसकी आंखों में चमक थी और माथे पे चिंता। बेटा रुक जा, उसके साथ मत जा। आप कौन है? मैं रेखा का चाचा हूँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने इस जगह पे आखिरी सांस ली थी, इसी रास्ते पर, और तब से वो यहाँ भटक रही है। हर उस इंसान का इंतजार करती है जिससे कभी कोई रिश्ता अधूरा रह गया हो। क्या वो पहले ही मर चुकी थी? हाँ, अगले दिन मुझे पता चला कि रेखा की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी 3 साल पहले। और जिस रात में वहां पहुंचा वही रात थी जिस दिन उसकी बरसी थी।
अब हवा बिल्कुल अस्थिर थी और वो बरगद का पेड़ जो राम की दुकान के पास था, लग रहा था कि वो वही पेड़ है जो शमशान में था। मैंने उस चाचा जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे वहां से वापस जाने को कहा और जब मैं मुड़ा तो वो बरगद का पेड़ और वो डरावनी आवाजें सब गायब हो चुकी थी, जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे एक सपना देखा हो, लेकिन मेरे दिल में कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। इसके बाद क्या आप लौट आए? हाँ, मैं लौट आया, पर साथ में वो कहानी भी लेके आया जो मैंने सिर्फ लिखी नहीं बल्कि उसे जिया है। तभी से मेरी कहानियों में वो सच्चाई की एक परछाई आ गई जिसे लोग भूतिया समझते हैं, लेकिन असल में वो अधूरी आत्माओं की पुकार है। रामलाल जी की बात पूरी होते होते पूरा चबूतरा एक आकर्षित दायरे में आ गया था। किसी ने अगला सवाल कुछ नहीं पूछा। पूरे माहौल में डर और शांति भर गई थी। चारों तरफ शांति हो गई थी।